आज जो स्वास्थ्य अवसर के बारे में आज जो बताया जाएगा कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों, स्वास्थ्य ही नहीं, स्वास्थ्य में भी आज के जमाने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा जो मतलब स्वस्थ रहने में हमारा जो हार्ट जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। और इस समय तमाम आप देख रहे होंगे खबर, ऐसी न्यूज आ रही हैं टीवी में, अखबारों में, हर जगह समाज में न्यूज आ रही है कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत तेजी से हो रहा है। तो हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा आज की डेट में प्रभावित है। और ये ऐसे ज्वलंत टॉपिक और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक का के बारे में आज चर्चा होगी। तो आप जल्दी से अपने जो भी लोग हैं उनको जल्दी से बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए। और ये जो है स्टार्ट होने जा रहा है। जो हेल्थ के बारे में आज हमारे एक बहुत ही रिनाउंड लीडर हैं और जो कि जिनको बहुत ही जबरदस्त अनुभव है, जिन्होंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी हैं इस फील्ड में, और जिनको न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड भी हैं वो। तो ऐसे लीडर को सुनने को हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा आज। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। थैंक्स गॉड और थैंक्स माय ग्रेट मेंटर पीसी सर, रंजना मैम, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर स्वास्थ्य के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए, और हम अपना ही नहीं अपने आसपास के लोगों का भी इससे भला कर सकते हैं। अपने जान पहचान, अपने नात रिश्तेदार, ऐसे लोगों का भी भला दोस्तों हम कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोग अपना पेन और डायरी, नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो जानकारी मिलेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और जिसको आप खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जानकारी का आप अपने नियर एंड डियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहता हूं ग्रेट लीडर, ग्रेट एक्सपर्ट मिस्टर हृदय श्रीवास्तव जी फ्रॉम वाराणसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय श्रीवास्तव आप सबके बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हुए आप सबका इस हेल्थ सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है आज के इस हेल्थ सेशन का जो विषय है जो मुझे सौंपा गया है वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो भी कुछ बातें करूंगा वो बताने से पहले ये बताना मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि मैं एक्चुअली किस कैपेसिटी और किस अथॉरिटी से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मैं सर्टिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ और मैंने अपना इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स कोर्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन और मैंने अपना सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन न्यूट्रिशन फ्रॉम एनएचआई कैलिफोर्निया से किया हुआ है दोस्तों। और लास्ट 15 ईयर्स से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रहा हूँ। और पैन इंडिया मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को, अपने बहुत सारे नियर एंड डियर्स को मैंने बहुत सारे एडवाइजेस दिए हैं और मेरी कोशिश रही है कि वो एक बेटर हेल्थ इंजॉय कर सकें। क्योंकि दोस्तों, मेरा इस प्रोफेशन में आना, इनफैक्ट ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा पार्ट टाइम प्रोफेशन है, लेकिन मैंने इसे क्यों अपना पार्ट टाइम प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं एक इंसाइट था कि अपनी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का बागडोर हमें खुद लेना होगा। क्योंकि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हमारा सामना हो रहा है, वो एक ऐसा दौर है जहां पर हमारी अवेयरनेस ही हमें बेटर लाइफ तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, बात अगर मैं अवेयरनेस की कर रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि लाइफ में राइट इंफॉर्मेशन का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। और राइट इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा और राइट डायरेक्शन आपको राइट डिसीजन लेने में मदद करता है। दोस्तों, कोई इंफॉर्मेशन राइट क्यों है ये जानना भी बहुत जरूरी है। कैसे आप कहें कि कोई
इंफॉर्मेशन राइट है तो उसे ऑथेंटिक होना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट होना पड़ेगा, और यदि वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, यानी कि अगर मैं किसी चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा हूं और मैं अगर उसके सॉल्यूशन को भी दे रहा हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो जाकर वो हमारे किसी काम का इंफॉर्मेशन है, और इनफैक्ट वो हमें सही डायरेक्शन तक और फिर बाद में सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। मेरे इंफॉर्मेशन क्यों ऑथेंटिक हैं, इसका कुछ बेसिस भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मैं जो भी बातें करूंगा, मेरी एक कोशिश होगी कि मैं कुछ रिनाउंड बुक्स की मदद से मैं आपसे बात करूं, जिसमें कि डेविड एलकार्ट्स की एक किताब है मेरे पास। मैंने जिनसे रेफरेंसेस लिए हैं उसमें डॉक्टर रे स्ट्रैंड है, इसके अलावा रिचर्ड एंड फिशरहन है, रॉबर्ट क्रेयॉन है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनको मैंने स्टडी की हैं, और मैं रिकमेंड भी करता हूं अपने फ्रेंड्स को कि वो इन्हें जरूर पढ़ें, क्योंकि ये एक आम आदमी के लिए लिखी हुई किताबें हैं मेनली, इनमें से अधिकांश। हालांकि डेविड एलकार्ट्स की किताब तो पर्टिकुलरली न्यूट्रिशनिस्ट के लिए लिखी गई है, लेकिन इसमें से बहुत सारी किताबें एक आम आदमी भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ICMR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए कुछ डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो इस तरह से ये डेटा मेरे, या जो भी मेरे इंफॉर्मेशन हैं, वो ऑथेंटिक हों, इस बात की मेरी पूरी कोशिश होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा आज का टॉपिक रेलिवेंट क्यों है। इसकी रेलिवेंसी दोस्तों इस तथ्य पे छिपा हुआ है कि आज हमारे देश में, या यूं कहा जाए ग्लोबली, जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लाइफस्टाइल, हमारे हेल्थ को, वो हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। क्योंकि वक्त के साथ हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत ग्रो किया, और हम उन बीमारियों पर हमारा कमोबेश एक कंट्रोल हुआ जो किसी पैथोजन से, यानी कि इन्फेक्शन से होते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज आज इसने हम लोग की लाइफ को बुरी तरीके से कह सकते हैं कि अफेक्ट किया है, और हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं आप देखें कि उसके इर्द गिर्द, मतलब उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती फिरती दिखती है, यदि हम किसी एक ऐसे छोटे से भी, मतलब एक बहुत छोटी सी किसी बीमारी से भी अगर हम ग्रसित हो जाए। और उन लाइफस्टाइल डिजीज जिसकी अगर हम देखें तो मृत्यु का अगर आधार बनाए, तो यद्यपि आपके मन में ये बात आएगी कि मैं क्यों बात ऐसी कर रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट्स से हमारा सामना होना बहुत जरूरी है। जब हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग जब इस दुनिया से जाते हैं, तो हमें झंझोड़ते हैं। हमें ये समझना है कि वो हमारे पड़ोस में या हमारे मोहल्ले में अगर एक या दो लोगों की अगर किसी ऐसे अनवांटेड कंडीशंस में अगर डेथ होती है, तो वो केवल एक या दो लोग नहीं हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि स्थिति कितनी भयावह है। तो दोस्तों, हमारे देश में कितने जो मृत्यु हो रहे हैं, उनमें से किसका कितना प्रपोर्शन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो टॉप 3 जो बीमारियां हैं, जिसमें कि मैं अगर बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें कि COPD और अस्थमा, और इसके अलावा कैंसर। RGI और ISMR का एक रिपोर्ट ये कहता है कि 24% के करीब लोग हृदय रोगों से मृत्यु हो रही है उनकी, और COPD और अस्थमा से लगभग 16% लोगों की, और कैंसर से लगभग 9 से लेकर 10% लोगों की मृत्यु हो रही है। ये टॉप 3 कह सकते हैं कि बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिनसे हमारे देश में लोग कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं और फिर उनकी मृत्यु हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे विश्व में जितने लोग हृदय रोगों से मर रहे हैं, हमारे देश में उसके 60% लोग हमारे देश में ही हैं। क्या ये बात चिंताजनक नहीं है दोस्तों? क्या ये सोचने का विषय नहीं कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है? और अगर वो समझ हमें आ जाए, तो शायद हम अपने आप को बचा पाए, अपने उन
नियर एंड डियर वंस को बचा पाएं और अल्टीमेटली हम अपनी सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं सेव कर सकेंगे। तो आज का जो ये सेशन है ये बहुत कुछ इस बात के लिए आयोजित की जा रही है कि आप और मैं एक दूसरे का सपोर्ट करें। यानी मैं यहाँ से खड़े होकर अगर मैं कोई बातें कह रहा हूँ तो मैं आपसे भी ये अपेक्षा करता हूँ कि आप एज अ फ्रेंड अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो तो आप मुझे भी वो शेयर करें, है ना। लेकिन आज चूंकि मुझे आपने ये मौका दिया है तो निश्चित तौर पे मैं जो जानता हूँ वो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, इसकी रेलिवेंसी एक और बात पे है कि हमारे पूरी दुनिया में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में जाएं तो वहां पर जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो 30 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और भारत में 24 साल के युवा को भी ये रिस्क है। और इसका कारण मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका कारण ये है कि जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो थिकनेस है वो कम है। मैंने जब पहली बार ये जाना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी है क्या, लेकिन ऐसा है। दोस्तों, इसके बाद अगर रीजंस की और बात करें कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में हमें क्यों जानना है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बिना अलार्म के आपकी लाइफ में आती है। यानी आपको कभी कभी पहली बार पता चलता है जब आप उसके उसके लक्षण जब आते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम लेकर ही आते हैं, लक्षण लेकर नहीं आते। लक्षण कि कुछ सिर दर्द होना शुरू हुआ, ये हुआ नहीं। पता चलता है कि अचानक किसी रात किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और कई बार उससे मेडिकल असिस्टेंस भी नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही इसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं यानी हमारे हृदय की, तो आखिर ये हमारा हृदय है क्या। और अगर मैं हृदय की बात करूं तो केवल एक चीज समझिए बस कि ये जस्ट इट इज अ पंप। ये आपके शरीर का एक पंप है, लेकिन कितना ये महत्वपूर्ण है इसको समझना जरूरी है कि ये दिन रात काम करता है आपके शरीर में रक्त को आपके पूरे अन्य अंगों तक पहुंचाने में और वहां से आपके हृदय तक पहुंचाकर, जहां पर फिर एक मैकेनिज्म के द्वारा वो ऑक्सीजनेट होता है। यानी कि इसे अगर मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कहूं तो प्योर और इम्प्योर फॉर्म मान लें, क्योंकि टेक्निकली तो वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन अगर आप क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम सभी लोग अभी वी आर नॉट एक्सपर्ट, तो आप इसे प्योर और इम्प्योर मान लें। तो इम्प्योर ब्लड आपके शरीर से लेकर वो आपके हृदय तक पहुंचाता है, हृदय फिर आपके लंग्स को पहुंचाता है यानी आपके फेफड़ों तक, और वहां पर फिर वो प्योर होकर यानी ऑक्सीजनेट होकर वापस आपके हृदय पे आता है और वहां से फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है और दिन रात चलती है दोस्तों। अगर मैं इसके एक छोटे से स्ट्रक्चर को बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे इसकी आकृति है। और आप सबको पता है कि हमारा हृदय यानी हार्ट 4 चैम्बर्ड है, मतलब 4 चैम्बर्स हैं। और यहां से ब्लड आया, मतलब ये लंग्स की ओर गया, मतलब यहां से अगर रक्त आ रहा है ये लंग्स को जाता है, फिर लंग्स यहां पर आ रहा है माने हृदय में आ रहा है और फिर उसके बाद ये पूरे शरीर में जाता है। इनके बीच में एक वॉल्व है और ये है आपके शरीर, आपके हृदय का एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि मॉडल, जिसे आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप समझें कि आपके दिल के अंदर, मैंने आपके शरीर के अंदर जो एक छोटा सा एक
मुट्ठी के बराबर, केवल इस मुट्ठी के बराबर आपका एक हृदय है। और वो करता क्या है? अब ये रक्त पूरे शरीर से आपके हृदय में आ रहा है, तो उसमें कुछ आर्टरीज हैं, कुछ वेन्स हैं, जिसको हम मोटे तौर पे ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। अब उन ब्लड वेसल्स से रक्त आया और उन्हीं ब्लड वेसल्स से रक्त गया शरीर में। और कुछ ब्लड वेसल्स आपके हृदय के अंदर भी हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इनके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो अगर हमारा जो रक्त है आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के बहता रहे, तो कभी हमें कोई दिक्कत ही ना हो। अगर हमारा हार्ट का जो मसल्स है वो हमेशा स्ट्रांग बना रहे, यानी कि वो जैसा जितनी एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए, जितनी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, अगर वो उसमें उस क्षमता में कमी ना हो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। होता ये है कि हम जो खाते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा तौर तरीका है, जो अन्य कई कारक हैं जिनके कारण हमारे इन ब्लड वेसल्स में, हमारे हार्ट के मसल्स में, हमारे और भी जो हमारे हृदय के जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, चैलेंजेस आते हैं, और फिर वही हमें किसी न किसी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तक हमको लेकर जाता है। अगर आप मुझसे कारण पूछें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को लेकर, तो इसको कुछ मोटे तौर पे हम बांट के देख सकते हैं। पहला कारण हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तीसरा कारण जेनेटिक भी हो सकता है, और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं। अब लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे ऊपर तो आता है कि जो हम हमारा खान पान है, और हम जो खा रहे हैं, मतलब हमारा जो फूड हैबिट है, आप यकीन करें ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं का। दूसरा, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी। हम बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जीना शुरू कर दिया। कुछ हमारा काम करने का तौर तरीका भी ऐसा है। आपने देखा कि अब तो आज के युवा सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी वो कर पाते थे शायद ऑफिस जाने और आने में, वो भी अब बंद हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज हम हमारी पूरी जिंदगी मोबाइल तक आके सिमट के रह गए, कंप्यूटर तक आके सिमट के रह गए, है ना। आउटडोर एक्टिविटीज ऑलमोस्ट हमारे बच्चों की लाइफ से और हम लोग की लाइफ से खत्म सा ही हो गया है। तो ये एक अलग विषय है जिस पर कभी हम और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपसे कोई बात छिपी नहीं है। इसके बाद इतना वर्कलोड है कि जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, और वो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर में हार्मफुल केमिकल्स पैदा हो जा रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही मुख्य है कॉर्टिजोल। और कॉर्टिजोल का तो रोल मैं बताऊं, वो आपके हृदय के लिए भी है, आपके शरीर में और भी अन्य ऐसी बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर भी है, जिसका आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि एक कारण कॉर्टिजोल भी निकल जाता है। इसके अलावा लोग आजकल तंबाकू खाने के शौकीन हैं। अल्कोहल, अगर आप हार्मफुल यूज कर रहे हैं इसका, तो ये सारे कारण आपके जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को हृदय रोग तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि इनमें से सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको याद सिर्फ इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम शायद इंतजार करते हैं कि कोई हमें आए और हमें समझाए। तो वो रोल आज मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी मेरे दोस्त हैं, और सभी से मैं कहीं ना कहीं किसी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं। इसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं, तो जो पॉल्यूशन का लेवल है, एयर पॉल्यूशन का लेवल है मेरे दोस्तों, एक रिपोर्ट ये कहता है, अभी पिछले आई थिंक 2 हफ्ते पहले अखबार का ही न्यूज था, कि पॉल्यूशन के कारण हृदय रोग में वृद्धि हो रही है।
अब आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि इस पर आपका क्या कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, मतलब जो बाहर है उसमें तो हमारी पूरी सोसाइटी को एक सामूहिक निर्णय लेने की जरूरत, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ निर्णय लेने की जरूरत, वो लिए भी जा रहे हैं। लेकिन जो आप अपने लेवल पे ले सकते हैं वो ये कि जो अगर आप कोशिश करें कि कितना आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने एटमॉस्फेयर के लिए, वो एक पॉजिटिव वे हो सकता है। दूसरा, आप अपने घर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं जिसमें कि आजकल आपको पता होगा कि कुछ ऐसे एयर प्यूरिफायर्स आते हैं जो आपके घर के मतलब पॉल्यूशन लेवल को कम करते हैं। तो एटलीस्ट आप रात को एक सेफ स्लीप ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जेनेटिक कारण भी होते हैं। और बात करते हैं मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशंस में आप सभी को पता है कि डायबिटीज ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तक पहुंचाने में। और डायबिटीज के बारे में ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज जब डिटेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड शुगर लेवल है, जो एक लिमिट है जिसके बारे में आगे बात करूंगा, उससे ज्यादा है, तो आदमी को पता चल जाता है कि मैं डायबिटिक हूँ। और फिर वो उसके बाद चेतता है और फिर वो अपने कुछ प्रिकॉशंस लेता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके देश में 6 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों। और ये मैं लगभग 5 साल 6 साल पुराने डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। और प्री क्लिनिकल कंडीशन 7.5 करोड़ है। तो आप सोच के देखिए कि अब एक और स्थिति है जो कहते हैं प्री क्लिनिकल कंडीशन। ये प्री क्लिनिकल कंडीशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इट इज एज डैमेजिंग एज डायबिटीज इज। और इसको जानने का बहुत ही मतलब सरल तरीका है, ये आपको मैं आज बताना चाहूंगा कि आप अपना ट्राइग्लिसराइड पता लगा लें और अपना एसडीएल पता लगा लें। और इनका रेशियो अगर मोर देन 2 है तो आप समझ लीजिए कि आप प्री क्लिनिकल स्टेज ऑफ डायबिटीज तक जाते हैं। इसको एक्स सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर रेस फ्रेंड ने अपनी किताब में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज हृदय रोगों को बढ़ाने में 4 गुना, मतलब आप एक व्यक्ति जो नॉन डायबिटिक है और एक व्यक्ति जो डायबिटिक है, तो डायबिटिक के जीवन में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की जो संभावना है वो 4 गुना ज्यादा हो जाती है। और हर 10 डायबिटिक में से लगभग 8 ऐसा माना जाता है, मतलब रिपोर्ट से कहती है कि 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप सोच के देखिए कितने आश्चर्य की बात है और कितना मतलब ये भयभीत होने की बात है। हम इतना इसे मतलब मैं अगर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे पैरेलली डायबिटीज के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर चैलेंज तक ले जाने में। इसके बाद बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर हर 4 में से 1 व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है दोस्तों। कितनी मतलब परेशानी की बात है। और सन 90 से 1990 से अगर आज के डेटा को कंपेयर किया जाए तो 138% ज्यादा हाइपरटेंशन के मरीज हमारे देश में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में हाइपरटेंशन से सिर्फ मरने वाले 72 लाख लोग। तो आप सोच के देखिए कि कितनी बुरी स्थिति है हमारे देश में। और इसके पीछे रीजन फिर वही है कि कुछ हमारा खान पान, कुछ हमारे जीवन जीने का तौर तरीका, और कुछ हमारा अपना सोच, हमारा एटीट्यूड। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल जितना होना चाहिए, आपको बता दूं कि कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आज आप अगर इस हमारे इस सेशन में 50 लोग हैं तो इसमें मुझे डर है कि इसमें कम से कम 30 से लेकर 35 लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल है वो अप टू मार्क नहीं होगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं जब लोगों से जाके बातें करता हूं, जब मैं उनका टेस्ट करवाता हूं, तो उनको लगता है कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल उनके सही लिमिट के बाहर हो जाता है। और इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड,
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बहुत ही मैं एक ऐसी चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, वो है होमोसिस्टीन। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि होमोसिस्टीन की जो थ्योरी है वो 20-25 साल पहले हमें पता चला, दुनिया को पता चला कि होमोसिस्टीन एक कारण हो सकता है आपके हृदय रोग के लिए। और बच्चों को जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेज्ड होमोसिस्टीन। और ये सब कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, यही आज का विषय है। आज मैं जो आपसे बातें करने जा रहा हूं, पहले आपको ये पता चले कि रीजन क्या है, फिर आगे हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट, कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है और नेचुरली कैसे किया जा सकता है ना। क्योंकि जब हम मेडिकल कंडीशन में फंस जाएंगे तब तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है, फिर मेरा रोल खत्म हो जाता है। आप भी आपको भी पता है कि फिर अब तो एक्सपर्ट्स जो अब जो जो कार्डियो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले सोचना जरूरी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि हमारी जो ब्लड बायोकेमिस्ट्री है, थोड़ा सा ये जानना आपके लिए जरूरी है कि कितना होना चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि आ, कि हमारी बायोकेमिस्ट्री कितनी होनी चाहिए। तो तो दोस्तों, ब्लड शुगर के बारे में बात कर ले तो उसमें दो तरीके से उसको हमें पता लगाना होता है। एक फास्टिंग होती है और एक पोस्ट प्रैंडियल होता है, जो कि 2 घंटे बाद खाना खाने के बाद आप या कुछ भी आप ले लें शुगर टाइप, और फिर उसके बाद अपना चेक कराएं। तो 70 से, यानी कि फास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए mg/dl। ये एक यूनिट है जिसके बारे में आप ना भी जाने तो चलेगा। और पोस्ट प्रैंडियल जो होता है वो आपका 70 से 160 होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए तो इट शुड बी 130 टू 220। लेकिन अब मैं यहाँ एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आप 220 तक हैं तो आप अपने आप को किसी खुशफहमी में मत रखें। आपकी कोशिश ये है कि आपको लोअर इंड में रहना है, आपको अपर इंड पे नहीं रहना है, ये आपको समझना है। और मैं एक और कैलकुलेशन अभी आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। इसके बाद बात करें ट्राइग्लिसराइड की, तो ट्राइग्लिसराइड 60 टू 150 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अब एचडीएल की और एलडीएल की, तो दोस्तों यहाँ पर ये बात समझनी होगी आपको कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए। इट इज गुड, ये अच्छा होता है। और अगर ये, वैसे तो इसका रेंज है 30 से 70, लेकिन अगर आप 60 से ज्यादा हो तो आप एक सेफ कंडीशन में माना जाता है कि मतलब यू आर इन बेटर हेल्थ कंडीशन। और अगर एलडीएल की बात करें तो वो 75 टू 140 होना चाहिए mg/dl। तो दोस्तों ये है, आप इतना आपको होना चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे तो नॉर्मली तो लोग इससे ज्यादा होते हैं। इससे ज्यादा पता चला कि एलडीएल पता लगाने जाएंगे तो लोगों का आप देखेंगे 35 टू 40 ही देखता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी और मैं आपको एवरेज बता रहा हूं। तो उस हिसाब से परेशानी का विषय यह है कि जिस चीज को कम होना चाहिए वो ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा होना चाहिए वो कम होता जा रहा है लोगों को। और उसका क्या इफेक्ट है वो मैं आपको एक और कैलकुलेशन के द्वारा समझाना चाहूंगा। दोस्तों, फ्रेमिंगम हर्ट स्टडी 1948 में शुरू किया गया एक हर्ट स्टडी था, जो कि आज आप जितना कुछ जानते हैं हृदय रोग हृदय के स्वास्थ्य संबंधित, और जितनी भी थ्योरीज, कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी, ट्राइग्लिसराइड की थ्योरी या फिर डायबिटीज की थ्योरी, जो भी मैंने अभी बातें की, वो सभी कुछ का बेसिस फ्रेमिंगम हर्ट स्टडी है। ये थर्ड जनरेशन स्टडीज है, मतलब यानी कि आप सोचिए कि आज तीसरा जनरेशन भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके थर्ड जनरेशन भी इस स्टडीज में अभी भी हैं। तो और इस स्टडी ने इसके द्वारा एक
कैलकुलेशन करने का तरीका बताया, और उन्होंने बताया कि यदि एक व्यक्ति 42 साल का है, 42 ईयर्स का है, और अगर उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 के करीब हो, उसका एसडीएल 40 के करीब हो, जो कि ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम है, और ब्लड प्रेशर 125 हो, दैट इज एक्सेप्टेड एज नॉर्मल नाउअडेज, आजकल लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो 42 साल का आदमी है, वो उसकी उम्र 51 साल है, उसकी, और उसकी उम्र का मतलब वेस्कुलर एज, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज है 32, और उसकी वेस्कुलर एज हो गई 51। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके पास रिस्क जो है वो 51 साल के आदमी का रिस्क है। और अब यदि उस व्यक्ति को वो स्मोकिंग करने की आदत हो जाए, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी उम्र 64 साल हो जाएगी, उसका बैचलर एज 64, और यदि डायबिटिक भी हो जाए तो 76 ईयर। और ये मैं नहीं बता रहा, ये फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी का कैलकुलेशन बता रहा है, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक आप कह सकते हैं स्टडी है। अब किसी 42 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, जिसके पास स्मोकिंग करने की भी आदत हो और डायबिटिक भी हो, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई 42 साल की एज में किसी आदमी की मृत्यु होगी, लेकिन वास्तव में तो वो उसकी उम्र 76 साल है ना, तो क्या आश्चर्य है। लेकिन ये बात आपको नहीं पता होती। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें एक अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी खबर यह है कि यदि आप अपने प्रयासों से अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल को 160 से कम कर लें, एसडीएल को 60 से ज्यादा कर लें, आप ब्लड प्रेशर को 120 से कम कर लें, माने 120 के करीब कर लें, स्मोकिंग छोड़ दें, माने स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ दें, और नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात, और कोशिश करें कि डायबिटिक ना हो, तो आपकी एज, अगर आप 42 साल के हैं, तो आपकी एज 32 साल वैस्कुलर एज हो जाएगी। 10 साल आप ऐसे मान लें कि अपने अपने जीवन में बढ़ा लिया है ना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके लाइफ में आपने 10 इयर्स ऐड कर दिए, अगर आपने अपने वैस्कुलर एज को कम कर लिया है तो। आप सोच के देखें, ये एक अच्छी खबर है, और ये कैसे कम होगा, आज यही हम लोग का विषय है। और मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे उनको मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनको मैं इंसिस्ट करता हूँ कि भैया आप मेरी बात मानो, है ना। क्योंकि अगर दोस्ती है तो उस दोस्ती का क्या मतलब है कि जो मैं जानता हूँ, अगर मेरा दोस्त अगर उसको नहीं मान रहा है, तो उसको, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं उसके साथ जिद भी करूँ, और मैं करके ये कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प बेटर करूँ। दोस्तों आज मैं भी आपको यही सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। अब देखते हैं कि ये चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि ट्राइग्लिसराइड हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब इसके करने का नेचुरल तरीका क्या है, जरा इसको समझते हैं। ओमेगा 3, नाउ व्हाट इज ओमेगा 3? ओमेगा 3 बेसिकली एक इसेंशियल फैटी एसिड है, जो आपके खान पान में होना ही चाहिए। मतलब ये कोई दवा नहीं है, ये दरअसल आपके खान पान में होना चाहिए। और अगर आप अपने फूड स्ट्रक्चर्स में देखें तो अखरोट में पाया जाता है, या अलसी या तीसी में पाया जाता है, ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में नहीं है, बहुत ही फ्रिक्वेंट नहीं है, हर चीज में नहीं पाया जाता। और ओमेगा 3 हमारे शरीर में चाहिए, और ओमेगा 6 भी चाहिए। अब ओमेगा 6 हमारे हर तरह के तेलों में पाए जाते हैं, जितने भी तरह के हम इंडियंस यूज करते हैं सब में लगभग ओमेगा 6 है। और इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा खान पान है, उसका रेशियो 1:50 हो जाता है, जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने में मदद करता है, और बहुत सारे हमें डिसऑर्डर्स तक लेके जाता है।
तो अब हमारे लिए मैसेज क्या है आज की इस विषय, इस जानकारी से, कि ओमेगा 3 को हमें बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा? वो अगर आप नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहें, वेजिटेरियन सोर्स में मैंने आपको बता ही दिया, अलसी, तीसी, अखरोट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स में जाएं तो सैल्मन, मॉकरेल, सैडरिन नाम के कुछ मछलियां हैं जिसमें ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें इसके क्या और बेनिफिट्स हैं? इसमें ईपीए और डीएचए पाया जाता है। डीएचए आपके मस्तिष्क के लिए होता है और ईपीए आपके हृदय के लिए होता है। यानी कि ओमेगा 3 आप ले रहे हैं तो सिर्फ अपने हृदय को ही नहीं सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि अपने मस्तिष्क को भी आप बेहतर बना रहे हैं। और बच्चा जब गर्भ में होता है माँ के, तब से उसको जरूरत होती है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ ले कि मैं आज चूंकि मेरा विषय है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, तो मैं आपको इसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जबकि ओमेगा 3 के मतलब मैं 100 से ज्यादा आपको लाभ बता सकता हूँ। आपके शरीर में जितनी बीमारियां आप जानते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, वो सभी इंफ्लेमेटरी नेचर होते हैं। चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, सभी वो इंफ्लेमेटरी नेचर होते हैं। और इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करने का जो तरीका है वो है ओमेगा 3। आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर क्या है, कि मतलब हाउ यू विल नो कि मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक टेस्ट होता है। आप जब कभी जाएंगे पैथोलॉजी के पास तो वो सी रिएक्टिव प्रोटीन करेगा टेस्ट। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन 1 से कम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 से 3 तक मॉडरेट है, लेकिन 3 से ज्यादा लोगों का होता है। अब ये कम करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, मतलब सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने शरीर में, अपने खान पान में ओमेगा 3 बढ़ा लें। सोच के देखिए। और हृदय रोग के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन एक बहुत बड़ा मार्कर माना जाता है कि जिसका ज्यादा है वो ही इज प्रोन टूवर्ड्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो दोस्तों, ओमेगा 3 का ये रोल है। फिर बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन प्रोटीन करता क्या है? तो प्रोटीन बेसिकली केवल प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है और 13 नॉन एसेंशियल। तो हम केवल प्रोटीन किसी एक तत्व को मानते हैं। अब उसमें एक प्रोटीन, एक एमिनो एसिड है अर्जिनाइन। वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि जो हमारी धमनियां हैं उसकी इलास्टिसिटी होने, वो अगर कड़ा हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब उसको रिलैक्स करने की जो का काम करता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड करता है, जिसको बनाने का काम करता है अर्जिनाइन। तो अर्जिनाइन आपके शरीर में आप अलग से नहीं लेते, आप जो खाते हैं उसी से मिलना चाहिए, लेकिन आपके खान पान में आप चेक करेंगे कि आप कंप्लीट प्रोटीन खा ही नहीं पाते। और अगर व्यक्ति वेजिटेरियन है तो फिर तो वो भूल ही जाए। इसी तरह से ग्लूटाथियोन एक सब्सटेंस है हमारे शरीर, उसको बोलते हैं, वो एंटी इंफ्लेमेटरी वो भी है जैसे ओमेगा 3 है। तो उसमें भी बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर वो बनाते हैं। जैसे, अब मैं टेक्निकली उतनी बातें बताना कोई जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी चूंकि बात चली तो मैं बता दूं। जैसे सिस्टीन है या फिर ग्लाइसिन है, इस तरह के कुछ एमिनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं। तो मेरा संदेश ये है कि आपको अपने खान पान में ये बात इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय थाली में जो खान पान का तरीका है उसमें वो कंप्लीट प्रोटीन मिलता नहीं। और यहाँ पर ये जरूरी है आपको जानना कि इसीलिए सप्लीमेंटेशन का महत्व बढ़ जाता है ना। सप्लीमेंटेशन इज नॉट मैंडेटरी, पर हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और जिस तरह का हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर वो ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विटामिन है दोस्तों। होमोसिस्टीन की भी मैंने बात की थी। होमोसिस्टीन जब शरीर में बढ़ जाता है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। और सिर्फ विटामिन बी की गोलियां आप खा लें, और अगर मार्केट से भी अगर जाकर एक ले लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि 5 से लेकर 10 रुपए से ज्यादा की वो गोलियां होती होंगी। यानी कि शायद महीने का 150, 200, 300 रुपए के खर्चे पे एक व्यक्ति लाखों रुपए के खर्च से बच सकता है। आप सोच के देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज इस सेशन का महत्व आप समझिए कि यदि लोग ये छोटी मोटी जानकारियां रख लें तो कितनी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। यानी कल
कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में फंसता है और पता चला कि उसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आज वो अगर 500 या 1000 या 2000 रुपए खर्च करके अगर अपने आप को मेंटेन कर सकता है तो इट्स गुड। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद की जिंदगी फिर नॉर्मल नहीं हो पाती दोस्तों। आपको हर चीज पे फिर ध्यान रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, कि पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द चलने लगती है। इसी तरीके से फिर बात करते हैं, मतलब आपको पता है कैल्शियम, बोलते हैं हड्डियों के लिए जरूरी है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम आपके शरीर में कम हो जाए तो आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति का इरेगुलर हार्ट बीट है, वो परेशान है कि भैया मुझे क्या हो गया, पता चला उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है ना। और कैल्शियम की कमी कई बार विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। आप जाइए, आजकल पैथोलॉजी में फैशन हो गया विटामिन B12 और विटामिन डी का चेक कराने का, डॉक्टर्स करवा रहे हैं आजकल। पिछले मैंने 1-2 साल से देखा, जबकि इसकी जरूरत तो तब से थी ना जब से इंसान इस दुनिया में आया। तो ये समझना है। इसके बाद अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप सभी ग्रीन टी के महत्व को जानते हैं। आजकल आपको पता ही होगा कि ग्रीन टी इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। लेकिन क्यों क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा समझते हैं। ग्रीन टी बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ कैटेकिन एंड थियाफ्लेविन। कैटेकिन और थियाफ्लेविन ये दो पॉलीफेनॉल है, मतलब एक तरह से समझिए कि उसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। अब ये है क्या, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, और थियाफ्लेविन एसडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। अब चूंकि आपने देखा कि मैंने पहले बताया कि एलडीएल कम होना चाहिए, एलडीएल हमारे शरीर में कम होना चाहिए और एसडीएल ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसा नेचुरली कैसे हो सकता है कि एलडीएल कम हो जाए और एसडीएल ज्यादा हो जाए? दवाइयां खाएंगे तो दोनों ही कम हो जाएंगे। तो यहां पर ये दोनों बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करते हैं दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि कल से चलो ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं, नहीं, लगभग 35 कप रोज पीने पड़ेंगे सवेरे और 35 कप शाम को, तब आपकी जो जरूरत है जितने से वो आपके शरीर में रोल प्ले करने वाला है वो तब पूरा होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम इसे उस फॉर्म में लें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, आपके मन में ये बात आ रही होगी क्या, मतलब मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन खराब होने के बाद इसको लेना है या पहले लेना? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टी नॉर्मली कोई भी पीता है ना, ये तो नहीं सोच के पीता है कि नहीं मैं अस्वस्थ हूं इसलिए पी रहा हूं। अगर मैं आज जाऊं अपना टेस्ट करवाऊं और मेरा कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक हो तो तब भी तो मैं ग्रीन टी पीऊंगा। तो इसका मतलब है कि एक हेल्दी आदमी भी ले सकता है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर ओमेगा 3 की बात की या मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ या मैं किसी भी और की बात, तो वो दवाइयां नहीं है, ये आपके खान पान का एक हिस्सा है। अगर वो आप ऐसे ही प्रॉपरली ले रहे होते तो शायद ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। ये प्रॉब्लम ही इसलिए है क्योंकि आपको आप मतलब आपके जीवन में वो उन चीजों की डिफिशियंसीज हैं, कमियां हैं दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, एक और तथ्य के बारे में जानते हैं। आपको सबको पता है कि लहसुन लहसुन बहुत ही मतलब एक औषधि की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बहुत सारे औषधि गुण हैं। अब माना जाता है कि हृदय रोग के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए लहसुन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कच्चा लहसुन, रॉ गार्लिक खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पहले इसके बारे में हमें समझना पड़ेगी गार्लिक में एक्चुअली है क्या, क्यों खाते हैं। गार्लिक में पाया जाता है एलिसिन, और ये एलिसिन है जो आपके फैट से आपके लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकता है। यानी ये एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है। इट हैम्पर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पर ये कब करता है? जब गार्लिक एलिसिन बनाएगा, माना आप गार्लिक खाएंगे और आपका शरीर एलिसिन बनाएगा। और एलिसिन कब बनेगा? जब आपका जो लहसुन है, गार्लिक है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होगा।
क्योंकि वहां एलिनेज नाम का एक एंजाइम मिलता है जिसकी वजह से एलिसिन बनता है। अब आप जितना लहसुन खाते हैं वो पेट में पच जाता है। आयुर्वेद में उसको एक उसके लिए एक तरीका है जिससे कि वो छोटी आंत में जाके डाइजेस्ट हो। इसीलिए तो दोस्तों, तो इस तरह से एलिसिन को लेना होगा। अब फिर आगे बात करते हैं, एक और तत्व है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 के बारे में मतलब मैं अभी एक अपने हाल फिलहाल का एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं। मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि गाजीपुर में रिसाइड करते हैं और मतलब ही इज ओनर ऑफ अ बिग हॉस्पिटल देयर, धन्वंतरी हॉस्पिटल है वहां पे, और उसके वो ओनर हैं। और आज से लगभग आई थिंक 13-14 साल पहले उनका एक बाईपास सर्जरी हुआ था और वो मेडिकल कंडीशंस में चल रहे थे, उनको बहुत सारे दवाइयां चल रही थी रेगुलर। इस बीच उनकी सांस फूलने लगी थी। और दोस्तों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार है तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आई एम नॉट सपोज टू ट्रीट हिम, तो मैं उसको उनको कुछ बता तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मेरे पास एक चीज ऐसी थी जिसका कोई मेडिकल क्लैश नहीं है, वो है कोएंजाइम Q10। मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि आप इसको लें, और आप यकीन नहीं करेंगे कि विद इन 15 डेज उनका रिपोर्ट मेरे पास आता है। उनको वो फोन करते हैं और मुझे बताते हैं कि उनको बहुत ज्यादा इससे लाभ हो। दोस्तों, कोएंजाइम Q10 मतलब आप ये समझ लें कि ऐसा देखा गया कि जितने भी लोग कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस से गुजरते हैं उसमें से 82% लोगों को कोएंजाइम Q10 की कमी होती है। और कोएंजाइम Q10 है क्या? आपके शरीर में ही बनने वाला एक तत्व है। और वक्त के साथ, यानी जब आपकी एज बढ़ती है, कुछ तनाव के कारण, कुछ पॉल्यूशन के कारण, बहुत सारे कारणों से वो उसका बनना कम होने लगता है। अब जब वो आपके शरीर में बनना कम हो जाता है तो फिर उसे सप्लीमेंट करने की हमें जरूरत पड़ती है। और कोएंजाइम Q10 यदि कोई व्यक्ति एक सही उम्र में लेना शुरू कर दे तो आपको बता दूं कि वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को सेफ कंडीशन में रख सकता है। अब आज ये समझना जरूरी है कि ये जो इतनी बातों को मैंने आपसे की, वो उसका सोर्स क्या है, वो मिलेगा कैसे? एक तरीका तो है कि भाई जो हम खाते पीते हैं उसमें से उसको तलाश करें, लेकिन आपको भी पता है कि उसकी उसकी लिमिटेशंस हैं। और उसकी लिमिटेशंस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि एक एक फैक्ट जानकर मैं अभी आश्चर्यचकित हो गया था कि आज से 20 साल पहले जितनी फल सब्जियां खाकर हमें जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती थी, आज उससे 4.5 गुना ज्यादा फल सब्जियां खाकर हमें उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है। और आप जानते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, और इनफैक्ट हमारी खुराक कम हो गई है, तो इसलिए वो न्यूट्रिशनल गैप है हमारे लाइफ में। तो फूड से वो हम पूरा नहीं कर पाते। अब हमें सप्लीमेंट करना है, तो सप्लीमेंट करना है तो फिर वो उसके लिए क्या करें? तो वहां मेरा आपसे पुरजोर सिफारिश है कि आप न्यूट्रलाइट को इसके सप्लीमेंटेशन का आधार बनाएं। क्योंकि दोस्तों, न्यूट्रलाइट मतलब आप यूं समझ लें कि आ, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर। इसके पास जितने R&Ds हैं, 75 से ज्यादा इसके पास R&Ds हैं, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो इस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास 6000 एकड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्म्स हैं डिफरेंट ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो क्योंकि देखिए, मैं अगर आपसे कहूं, जैसे मेरे एक मित्र हैं,
उन्होंने मुझसे कहा कि मार्केट में तो बहुत सारे तरह के प्रोटीन हैं, वे प्रोटीन है, ये भी ब्रांडेड है। मैंने कहा कि देखिए, समझना ये है कि उसका सोर्स क्या है। जैसे मान लीजिए आप गाय के दूध से प्रोटीन ले रहे हैं, तो गाय खा क्या रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। केवल ये थोड़ी नहीं इंपॉर्टेंट है गाय के दूध से वो बना है, गाय ने क्या खाया, इसको कोई इंश्योर कर सकता है? ये इंश्योर, ये इसको एश्योर करता है न्यूट्रलाइट। और दोस्तों, न्यूट्रलाइट से जब आप लेते हैं, तो एलिसिन के लिए जब आप लेते हैं तो आप न्यूट्रलाइट गार्लिक लेते हैं। आप कैटेकिन और थियाफ्लेविन के लिए जब लेते हैं तो पीएच बैलेंस लेते हैं। आप प्रोटीन के लिए जब मैंने जैसे कहा अर्जिनाइन और ग्लूटाथियोन के लिए आपको लेना होता है, तो आप ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। और ये सभी न्यूट्रलाइट आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसके बाद ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3 के फॉर्म में आपको मिलता है न्यूट्रलाइट से। तो और कोएंजाइम क्यूटेन, कोक्यूटेन बोलते हैं, ये न्यूट्रलाइट से जब आप लें, हाँ, आप बोलेंगे क्या ये सारी चीजें हमें लेनी पड़ेगी? नहीं, सारी चीजें लेने की अभी जरूरत नहीं है। आपकी एज के अनुसार और आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, जो जैसी कंडीशन है। आपको जिन्होंने भी इसमें यहाँ इनवाइट किया है, आप उनसे कंसल्ट करें। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ, और मैं आपके उस लिपिड प्रोफाइल के बेसिस पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि व्हाट यू शुड टेक। लेकिन हाँ, अगर आप हेल्दी कंडीशन में है तो भी आप ओमेगा 3 प्रोटीन और मल्टीविटामिन हमारे जरूर लें, क्योंकि वो आपके ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और कहीं ना कहीं वो आपको सही दिशा तक लेके जा सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज हमने कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस के कारण और कैसे उनको हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसको हमने जाना। तो मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ पर सेशन को यहाँ पर एंड करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वाह, ग्रेट। हृदय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। लग ही नहीं रहा था कि कोई मैथ के टीचर, मैथमेटिशियन बता रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डॉक्टर, इसको बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर कोई बता रहे हो, हार्ट के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। उन्होंने इतने विस्तार से समस्या भी बताया और उसका समाधान भी बताया, कैसे हम उसको अपने कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है उसको अपने न्यूट्रीलाइट के थ्रू, ओमेगा 3, ग्रीन टी, गार्लिक, क्यूटेन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जिनको सपोर्ट देके हम अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी हृदय जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम सब ने इसमें नोट भी किया है और इससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो हम सभी लोग आपके आभारी हैं, और आपने इतना स्टडी किया है, आपने मेहनत से, और आपने इसको बताया है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से होना चाहिए हृदय जी के लिए। अब दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने के लिए हमारे बीच एक हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं, और उनको बहुत बड़ा अनुभव है न्यूट्रीलाइट के बारे में, और वो न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो वेलनेस कोच हैं, और उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को अप्लाई किया है, अपने परिवार पे अप्लाई किया है, और वो हम लोगों को बताएंगे। उस जो अगला जो टॉपिक है वो, उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या टॉपिक है। तो वो हम सभी आज कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सुनने का अवसर मिल रहा है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, जो हो सकता है कि जो आम लोग हैं उनके पास ये जानकारियां नहीं हैं, और लोग कितना इसके लिए कष्ट झेल रहे हैं, कितनी समस्याएं झेल रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट में, उसका नाम है कैलमैक डी। अब दोस्तों, वो कैलमैक डी के बारे में जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में, कि ये कैलमैक डी को हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, और जोड़ों को मजबूत करता है, बस यही सब थोड़ा बहुत चीजें हम जानते हैं। लेकिन कभी आप अभी सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कैलमैक डी किस तरह से हमारे स्वास्थ्य में बहुत मल्टी रोल अदा करता है। बहुत उसका मतलब आप वो रूप आज देख पाएंगे
इससे आप आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे कि इतना बड़ा उपयोग इस प्रोडक्ट का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर पीसी सर, रंजना मैम। वेलकम सर। आवाज जा रही है मेरी दोस्तों? जी सर, आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, इतने वार्म वेलकम के लिए। हम कुछ आगे बात करें इसके पहले कि हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे इतनी बेहतरीन और बहुत ही शोध की हुई मेहनत से सीखी हुई चीज़ों को शेयर कर रहे थे प्रदेश जी। जैसा कि उमेश जी बता रहे थे, कहीं से भी नहीं लग रहे थे, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और बेशक हॉबी एक लेवल से ऊपर हो जाती है। हमें यही पता है कि जयशंकर प्रसाद 8वीं और 5वीं तक पढ़े थे, लेकिन अपनी दुकान पर बैठ करके वो कामायनी रच गए। तो कितना एकेडमिक्स नहीं मतलब है, आपका इंटरेस्ट कितना है, इससे फर्क पड़ता है। तो वही न्यूट्रिशन के फील्ड में हमारे हृदय भाई कामायनी की रचना कर रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद, बधाई है आपको। देखिए, आज मैं बहुत ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं, बस इतना बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट के प्रति तो बात की बात है, जरूरी नहीं कि भाई हर कोई न्यूट्रलाइट ही ले। यद्यपि मैं अपने अनुभव से यही कहूंगा कि उसका कोई ऑप्शन नहीं, चूंकि उससे बेहतरीन, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ पीपल कुछ भी धरती पर डिजाइन नहीं हुआ है। अगर आपको इस बात से विरोध है तो आप इस पर समय देकर शोध कीजिए कि जिस स्टैंडर्ड पर न्यूट्रल लाइट तैयार किया जाता है उस स्टैंडर्ड पर मार्केट में कोई चीज नहीं है। लेकिन आज मैं स्वतंत्र रूप से कुछ बात करना चाहूंगा, कल में एक डी पे आने के पहले, कि अगर हम अपने मुंह में कुछ डाल रहे हैं, जैसे कल में एक डी की एक टैबलेट डाल रहे हैं, अगर हमें एहसास नहीं है कि ये क्या कर सकती है, या न्यूट्रलाइट डेली की टैबलेट ले रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कोई फल का टुकड़ा ही ले रहे हैं, अगर आपको पता हो कि ये हमारे शरीर में जाके क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हमें ब्लेसिंग्स दे सकता है अपने हिसाब से, तो और ही अच्छे भाव से हम उसे लेंगे और अच्छे भाव से प्रमोट करेंगे। सिंपली लोग प्रोडक्ट देखते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है, सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है। उसमें क्या लिखा है प्रोडक्ट पर कि भाई इसमें 200 mg कैल्शियम है, 200 mg कैल्शियम है, मतलब एक टैबलेट में 200 mg, एक टैबलेट में 66.7 mg मैग्नीशियम है। ऐसे ही उसमें मैग्नीज 1.17 mg है। उसमें अगर डी की बात करेंगे तो 5 माइक्रोग्राम है mcg, और अगर हम जिंक की बात करेंगे तो वो भी 5 mg है। तो बस इतना ही समझ में आता है। न्यूक्लियोटाइड डेली में देखेंगे तो बल्कि और ज्यादा मैग्नीशियम है, 100 mg वहां पर है, जिंक भी वहां ज्यादा है, 10 mg है, और डी भी ज्यादा है, वहां पर 10 mcg है। लेकिन मैं हृदय जी की आज हार्ट से रिलेटेड बातों को रिलेट करते हुए भी कई बात बताऊंगा। ऐसे भी केस आए हैं दोस्तों, आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायबिटीज भी नहीं है, उसका लिपिड प्रोफाइल भी ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा नहीं है, फिर भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो जिम में कोलैप्स कर जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी शोध किया हुआ, रिसर्च किया हुआ है, मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, और पता आखिर ऐसा क्यों हो गया उसको। इसका जवाब मिलेगा आपको मैग्नीशियम के अंदर। समय पूरा हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, किसी और दिन भी बात करूंगा, लेकिन जितना जानिए थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जिसको वैज्ञानिकों ने मास्टर मिनरल बोला है, यानी जितने मिनरल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उसमें से वो कैप्टन है। अगर आप न्यूट्रिशन कप, जैसे वर्ल्ड कप होता है वैसे न्यूट्रिशन कप जीतना चाहते हैं तो आपका कैप्टन बड़ा समझदार होना चाहिए। अगर कैप्टन ही एब्सेंट है तो हमें नहीं लग रहा कुछ हो पाएगा। तो वो कैप्टन है, मास्टर मिनरल है वो, और उसके बारे में बहुत सारी, आप सोचिए ये पूरी तरह से स्थापित रूप से लिखा गया है कि सबसे ज्यादा बायोकेमिकल प्रोसेस में वो लागू होता है। 300 बायोकेमिकल प्रोसेसेस में वो शामिल होता है, यानी वो राजा है। अब आप कई लोग क्या सोचते हैं, कैल मैक डी का मतलब हमको क्या जरूरत है, वो महिला को चाहिए वो, या उनको चाहिए जिनका घुटना दर्द कर रहा है, या उनको चाहिए जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उसमें थोड़ा डी मिल जाएगा। लोगों को एहसास नहीं है। खान पान तो इस तरह विकृत हो गया कि इतना तला भुना, इतना प्रोसेस किया हुआ खा रहे हैं कि उसमें जो कुछ भी होता है सब नष्ट कर देते हैं। उसके डिटेल नहीं जाऊंगा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहा था। मैग्नीशियम वैसे ही जैसे कभी कभी इस फोन को बैटरी कम होते होते 10%, 4%, 3%, और हमें अगर कई बार इतना लंबी बात हमने किया, 3 घंटा बतियाते रहे। मैं आशुतोष राय जी 3 घंटा बतियाते रहे, हमें ये ध्यान नहीं रहा कि जब बात शुरू हुई थी तो वो 18% बैटरी थी, और 3 घंटा पता चला कि वो 1%, 2% हुई, और एकाएक ये बंद हो गया पूरा। जानते हैं, जब आप बहुत टेंशन पे रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, या फिर बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, तो वैसे ही ये बॉडी में कम होता है। ये मैग्नीशियम का लेवल डाउन 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 होता चला जाता है। जो जितना ही श्रम करता है उसके लिए मैग्नीशियम का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचिए, जितने सिम्टम मैं बताऊंगा, यहां तक कि आप सोचिए ये पुस्तक है, आप इसको देखिएगा, इसमें मैग्नीशियम के बारे में कम से कम 10 पेज लिखा गया है, और एक एक लाइन इसकी मैग्नीशियम के बारे में जो लिखी गई है, डॉक्टर रिचर्ड फर्शीन ने लिखा है, सोने के अक्षर में छपवाने लायक है। लिखा है कि दुनिया के डॉक्टर उसका तरह तरह से कार्डियोवास्कुलर इलाज कर रहे थे, लेकिन पता चला कि वो सेल्फ में रखी हुई मैग्नीशियम की टैबलेट से लाखों रुपया बच गया और उसका जान बच गई। और बहुत सारे मरीज इसलिए मर गए, चले गए, विदा हो गए, उनको एहसास नहीं था कि मैग्नीशियम का लेवल पूरी तरह डाउन हो गया है। और जैसे होता ना, कैल्शियम के बारे में कहा जाता है कि वो 1% हमारे ब्लड में घूमता रहता है, 99% हमारे बोन और टीथ में होता है। अगर आप खाने से नहीं लेंगे तो उसमें से चुरा लेगा या डेबिट कर लेगा, हड्डियां जो हड्डियों में कैल्शियम पड़ा हुआ उसमें से खींच लेगा। लेकिन मैग्नीशियम के बारे में एकदम अलग बात है। मैग्नीशियम हड्डियों में नहीं, मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में रहता है।
अब जब आप मसल्स जब उसमें से हमारे जो सीरम यानी ब्लड में दौड़ना चाहिए वो कम पड़ता तो हमारे मसल्स खींच लेता है। आप सोचिए अगर हम एक एक की बात करें, अगर हम अपने ब्रेन के बारे में बात करें, वहां तो इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, इन्होंने चैलेंज किया अगर किसी को डायबिटीज है ये कहते हैं शर्त लगा लो तुरंत चेक करो मैग्नीशियम डाउन है उसका। वो कहते हैं अगर हार्ट की प्रॉब्लम है चैलेंज है कि उसका मैग्नीशियम लेवल बहुत डाउन है। हो सकता है आर्टरी ठीक काम कर रही हो तो भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है, मैग्नीशियम डाउन हो चुका है, बैटरी डाउन है पूरी। क्योंकि बिना मैग्नीशियम के तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग तो यही जानते हैं ना कि विटामिन डी से ही वो एब्जॉर्ब होता है हमारा कैल्शियम और बहुत सारी चीजें प्रोसेस होती। बिना मैग्नीशियम के हमारा कैल्शियम फास्फोरस ये सारी भी चीजें आगे नहीं चल पाती। हमारा मिनरल जो बोन डेंसिटी है वो भी सही नहीं रहेगी। अगर हम बारी बारी से बात करें, अगर हम मूड की बात करें, मूड की बात, अगर किसी के कान में भन्नाहट पैदा हो रही है, इसको कहने आवाजें बहुत कान में आने लगी हैं, ये इस बात का सूचक है कि मैग्नीशियम डाउन है। अगर कोई बहुत भूल रहा है, कहते हैं अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, ये बात का द्योतक है कि मैग्नीशियम डाउन है। बहुत ज्यादा थका हारा रहता है, जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, पैथी जिसको इंग्लिश बोलते हैं, मैग्नीशियम डाउन है। बहुत इरिटेशन है, बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन है, हाइपर टेंशन है, नींद नहीं आ रही। आप सोचिए नींद 10 आदमियों को एक ही टाइम लिटाया जाएगा और तथ्य लिए वैज्ञानिकों ने, कौन कितने देर में नींद में चला गया, मशीन लगी वो बता देगा 6 नींद में चला गया, अभी नहीं गया, इतने बजे गया, उतने बजे गया। सिंपली हमने तो एक स्मार्ट वॉच लगाई, इसमें जब पहन के सोते थे भी बता देती सवेरे की कितने बजे नींद में आप लेटे, कितने बजे थे वो देख लिया और पता लग गया कितने समय हमारी नींद में चला गया। गाबा रिसेप्टर्स होते हैं जो मैग्नीशियम जिसका अगुआ है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नींद के लिए ब्रेन का स्विच ऑफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्विच ऑफ ब्रेन नहीं होगा, जैसे हमारा ये मोबाइल स्विच ऑफ करना जरूरी है, ऐसे ब्रेन स्विच ऑफ होगा तो नींद में जाते हैं। और जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं वो मैग्नीशियम बहुत अहम रोल है। अगर मैग्नीशियम लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी और लेटे भी रहेंगे तो परेशान रहेंगे, कैसे आएगी नींद? गाबा रिसेप्टर्स बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि बहुत ज्यादा किसी को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, बहुत चिंता रहती है, कई लोगों को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। आप देखिए बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी, क्या बोलती हो, मतलब उनका पोर पोर दर्द कर रहा है और मानसिक रूप से भी परेशानी है, थोड़ा सा चल दे, फटीग जिसको बोलते हैं। और कई बार विचार नहीं छोड़ पाते लोग, एक ही विचार बार बार घूम रहा, बार बार घूम रहा, बार बार घूम रहा। कई लोग कंपल्सन की बीमारी हो जाती है, ऑब्सेशन हो जाता है। मैग्नीशियम लेवल डाउन रहेगा तो ऐसा होगा। जैसे कोई व्यक्ति मसल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में निश्चित रूप से मैग्नीशियम डाउन हो जाएगा। अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत पहलवानी कर रहे हैं और खान पान सही नहीं कर रहे हैं तो सब उल्टा हो रहा है आपका। हार्ट के मामले में, हार्ट के फंक्शन के मामले में और प्लस ये स्पेशल इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो आर्टरीज होती हैं, जो बहुत ज्यादा जिसका रोल है कि भाई हमारी हार्ट में जो आर्टरीज लेके जाती हैं ब्लड, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। 100% मैग्नीशियम उसको सही रखता है। मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा रोल है। कई लोग बोलते हैं कि भाई उनके गाल ब्लैडर में वो हो गया, पथरी हो गई। अभी हमारे नीचे 40 साल के व्यक्ति इंजीनियर थे, गाल ब्लैडर में पथरी थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो गया और 50 दिन करीब हॉस्पिटल में थे, डेथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे, बताइए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
किडनी में स्टोन पैदा हो जा रहा, काहे को हो जा रहा भाई? लोग सब बात कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज ऐसा हो रहा, वो हो रहा, स्टोन काहे पैदा हो रहा? स्टोन क्यों पैदा हो रहा है? आप सोचिए, कई बार क्या होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम कम है और डिस्क्रीट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि क्षमता चला जा रहा है, ब्रेन से सिग्नल जा रहा है कि यार काहे फेंक रहे हो यार, शरीर में उससे कम है, तो रुक गया। और उसमें भी अगर पता चला कि मैग्नीशियम लेवल डाउन, मैग्नीशियम उसे डाइल्यूट करता है तो वहीं रुक जाएगा। पता चला ऑटोइम्यून डिजीज, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज भी मैग्नीशियम की प्रॉब्लम्स होता है। मैग्नीशियम अगर आपके शरीर में कम है तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा। अगर किसी को बार बार स्टोन हो रहा है तो उसका खान पान चेक करना चाहिए, क्या खाता है वो। बहुत ज्यादा अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो निश्चित रूप से उसका सब बिगड़ रहा है, उसके शरीर से मैग्नीशियम भाग रहा है, खत्म हो रहा है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार इसका मतलब कि मैग्नीशियम ही सब कुछ करेगा क्या, भैया इसीलिए तो इसको मिनरल का राजा बोला गया है ना। 300 से लेके 400 mg, 300 से लेके 400 mg डेली की इनटेक है। और इसका जब मैं स्रोत देखता हूं तो सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो सबसे ज्यादा तो उसमें लिस्ट में देख रहे हैं कि वो ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। ड्राई फ्रूट्स महंगा लोगों को लगता है, उस पर पैसे नहीं खर्च करते, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, समोसे में मजा ज्यादा आता है। मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, जितने अनाज है उसमें भी पाया जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, सोयाबीन में हर 100 ग्राम में 238 mg पाया जाता है, तो सोयाबीन में भी तो पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, सब चावल 100 से लेकर 150 mg पाया जाता है हर 100 ग्राम में। यानी हम लोग जो प्रोसेस करके खाते हैं, पहली चीज मोटे अनाज खाना बंद कर दिए हैं, प्रोसेस करके चावल वाल का पूरा उसका ब्रान हटा देते हैं। पाया तो जाता है चावल में भी 100 से लेकर के 150 mg मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं। लेकिन किस चावल में, मार्केट जो आप चावल खा रहे हो उसमें नहीं, उसमें सब पॉलिश करके हटा दिया गया। कैश्यू नट में 349 mg पाया जाता, आलमंड में 273 और पके आम में 270 mg पाया जाता। मतलब ऐसी चीज है नहीं कि बड़ा अकाल है, लेकिन लोग जिस तरह से खान पान है, लोग नेचुरल खाना नहीं चाहते, लोगों का टेस्ट एकदम विकृत हो गया है, पूरी तरह से टेस्ट बिगड़ा हुआ है। कई बार लोगों को पता चला उनको मिर्गी आ रही है, नो डाउट B12 इसमें आ सकता है, B12 की जरूरत है, B12 भी बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन हो सकता है B12 की कमी ना हो। पता चला एपिलेप्टिक जो सीजर होता है उसमें मैग्नीशियम एक लेवल डाउन होगा तो आपको फिट्स आने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे, वो जो मिर्गी टाइप की चीजें होने लगेगी। इसके अलावा होता है जो हमारी कुछ मांसपेशियां हैं अनैच्छिक रूप से गति करने लगती है। पता चला सवेरे सवेरे आप लेटे हैं, पता चला पैर में ऐठन होने चालू कर दी। पैर में ऐठन केवल कैल्शियम का ही द्योतक नहीं कि कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम का भी द्योतक है। मैग्नीशियम से जो क्रैम्प्स हो जाते हैं, इसके अलावा स्पाज्म हो जाते हैं, टाइटनी, मतलब कि इस तरह की चीजें जो हो जाती है वो उसमें मैग्नीशियम का अहम रोल है। जितना एंजाइम बनता है, चाहे वो फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए, चाहे कार्बो को मेटाबोलाइज करने के लिए, चाहे प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए, जितने भी एंजाइम बनते हैं सबके पीछे हमारा मैग्नीशियम आता है। महत्वपूर्ण, मैं कह रहा हूं कैप्टन है, इसका ये मतलब नहीं करने खिलाड़ी जरूरी नहीं है, टीम है पूरी जिसमें मैग्नीशियम कैप्टन का रोल अदा करता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि उसमें जिंक का भी रोल होता है, उसमें और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को बार बार अस्थमा डेवलप होता चला जा रहा है, अस्थमा। अभी ये डॉक्टर रिचर्ड साहब ने तो बोला कि अस्थमा का मतलब है, मोटा मोटा लिख लो भैया, कि मैग्नीशियम का लेवल डाउन है, मैग्नीशियम की गोली खिलाओ। ये कहते हैं भैया अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो मैग्नीशियम की गोली चेक करो, पहले ही अपनी मैग्नीशियम खाओ।
बहुत ज्यादा बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब इनडाइजेशन हो रहा है, या तो इनडाइजेशन हो रहा है या तो लूज मोशन हो रहा है, या फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। दोनों सिचुएशन में मैग्नीशियम चेक करना होगा आपको बार बार। आप सोचिए, कभी आपने सोचा कि हमारी ये डेली की टेबलेट में जो 66.7 mg मैग्नीशियम है, जो गारंटीड रूप से है, अगर हमने उसमें से 24 घंटे में लोग एक ठू खाते हैं, कैल्शियम एक, अगर 35-40 से ज्यादा उम्र है आपकी, निश्चित रूप से 1000 mg चाहिए आपको। अब मैग्नीशियम भी अगर आप 2-3 ठू खा लेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल। ये नॉर्मली बहुत, इसका ये प्रॉब्लम नहीं आता कि ज्यादा हो गया, ज्यादा होते ही नहीं। इस तरह से देखिए, इम्यूनिटी के मामले में अगर आप बेहतर इम्यूनिटी चाहते हैं, अगर ये कैल्शियम, अगर आप मैग्नीशियम का लेवल डाउन होगा तो इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी आपकी। और मरोड़ जो पैदा होता है पेट में, पीएमएस मतलब कि प्री जो मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होता है, उसके पहले पेट में मरोड़ पैदा होता है। पेट में मरोड़ पैदा होता है, वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। और मैं अभी जो पहले बताया कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी वो 80% ही ब्लॉक था, 20% खाली था, तब कैसे ब्लड बंद हो गया? एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वहां पर क्रैम्प आ गया, क्रैम्प्स आ गया, मतलब कि मैग्नीशियम लेवल डाउन हुआ तो रैप्चर हो गया। जैसे हमारे काफ मसल में क्रैम्प आया, वैसे हार्ट में क्रैम्प्स आ गया, वहां की धमनियों में क्रैम्प्स आ गया, इसलिए रैप्चर होकर ब्लड बंद हो गया, जैसे शट डाउन हो गया पूरी तरह से। जैसे हमने कहा मोबाइल हमारा बंद हो गया। ये क्रैम्प को समझने, ये उस हार्ट अटैक को समझने के लिए क्रैम्प को समझना पड़ेगा। हार्ट में भी क्रैम्प आ जाता है, गले में आ जाता है, पता चला कि वहां कोश में क्रैम्प आ गया, वो कहीं भी आ सकता है, मैग्नीशियम का लेवल डाउन होगा क्रैम्प आ जाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। एंटीवायरल तो है ही है, एंटीबैक्टीरिया भी है ये, मतलब कि आप सोचिए कि बहुत सारी चीजें, 300 कितना होता है। अगर आप फर्टिलिटी की बात करेंगे, मेल फर्टिलिटी की बात करेंगे, उसको भी ये मैनेज करता है, थायराइड हार्मोन को मैनेज करता है। और जो बहुत ज्यादा खिलाड़ी लोग अपना मसल बनाना चाहते हैं, इंड्योरेंस, उसमें मसल बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम नहीं खाना चाहते, अगर कमी किसी भी कारण से, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहलवानी करते हैं तो बादाम पीस पीस खूब पहलवानों के बारे में सुना होगा, मैग्नीशियम उनको ना भी पता हो लेकिन मैग्नीशियम पूरा होता है उससे उनका। यानी जो स्पोर्ट्स के प्लेयर उनको सपोर्ट करता है। और बहुत सारा जैसे क्रेविंग्स होती खाने के लिए कि चॉकलेट ही खाए पड़े, चॉकलेट खाए पड़े, क्यों? उसमें चूंकि वो होता है, मैग्नीशियम होता है। कई लोगों को नहीं पता होता, पता नहीं क्यों मिट्टी खाने का मन कर रहा है, चाक खाने का मन कर रहा है, वो बॉडी कह रही तू खा, कैल्शियम कम है। ये कुछ ब्रह्मांड में अजीब अजीब सा सिस्टम बना हुआ है। इस तरह से चाहे वो गले में प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, या सबके पीछे, यानी ऐसा हीरो भाई, हम इसलिए यह बात बता रहे हैं कि आप लोग इसके बारे में अध्ययन करिए, और जब आपको पता होगा तो कैल्शियम की गोली हाथ में लेंगे तो ज्यादा आप फील करके खाएंगे कि हमारे शरीर में जाके पता नहीं कितनी कितनी चीजें अच्छी करेगा। ये ऐसा तत्व है कि आपकी सारी प्रोफाइल सही आ रही है, आपका वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी, आपका लिपिड प्रोफाइल भी, आप सब कुछ सही आ रहा है। आप रोज में एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, वॉक करते हैं। हमने सुना होगा, हमारी जानकारी, हमारे ऑफिस के थे वो, हमें देखते 10 साल से कंपनी गार्डन में घूमते टहलते थे, पता नहीं एकाएक उनको क्या हो गया। केवल घूमने से थोड़े हो जाएगा, पहले के जमाने में आज जमाने में फर्क है। लोग इतना प्रोसेस किया हुआ खाना खा रहे हैं कि कई बार तो मैग्नीशियम के लेवल पूरा ही नहीं होता। अगर कोई कहे कि देखिए सरसों के तेल, सरसों के दाने में तो होता है, लेकिन हम लोग सरसों का तेल निकालेंगे, उसके बाद उसको रिफाइन कर देंगे, कहाँ गया मैग्नीशियम? कोई मैग्नीशियम नहीं रह जाएगा उसमें से। और अगर हम देखेंगे कि इंसुलिन के बारे में, वो कहता है भाई अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इंसुलिन के फंक्शन को, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इसका रोल है। एनर्जी एटीपी बनाने में, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल है। सारे एंजाइम मैं बता चुका इसमें रोल है। ब्लड को जो है प्यूरिफाई करता है,
न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि आप सोचिए कि जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन होता है अंगों में, कि कोई न्यूरो ट्रांसमिशंस होते हैं, उसमें बहुत प्रोमिनेंट इसका रोल है। अगर नर्व बहुत उत्तेजित है, शांत करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, तो उसी से होगा, मैग्नीशियम से होगा। और ढंग की नींद चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो मैं पहले बताया मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। और बहुत सारी चीजें दोस्तों, कैल्शियम के बारे में तो आपने बहुत सारा सुना होगा कि कैल्शियम जो है हमारे कड़ेपन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीशियम हमारे ढीलेपन को रिलैक्स करता है। बार बार कई लोगों को पता नहीं होगा कि जो हमारा कॉफ मसल है, कॉफ मसल, जिसको पिंडली भी बोलते, नीचे पैर के घुटने के नीचे कॉफ मसल, ये हमारा मतलब कि सेकंड हार्ट है। क्या आपको पता था आज से पहले? इस हार्ट के बारे में हम बहुत बात किए जो सीने में दफन है, लेकिन 2 हार्ट नीचे भी उसके सहायक लगे हुए जो हमारे पैर में धड़कते हैं। आप गूगल करिएगा, ये हार्ट है, एडिशनल हार्ट है, और वहां पर जो है कंट्रैक्शन होता है, और वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम वही कम हो जाता है, तो वहां क्रैम्प आने लगता है। बहुत ज्यादा जो दौड़ लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहे हैं, उन लोगों में अगर मैग्नीशियम का लेवल ध्यान नहीं दिया खान पान का, इनफैक्ट कैल्शियम भी, लेकिन कैल्शियम पे तो जोर है, दूध इसलिए पी रहे हैं, मलाई इसलिए खा रहे हैं, वो पनीर इसलिए खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, दुनिया भर की खा रहे हैं। कैल्शियम की खूब बाजार लगी हुई, मैग्नीशियम पे कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए मैं कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीशियम की बात करो। आज रात कैल्शियम की रात है, आज कैल्शियम पर सोचना। कैल्शियम से बहुत लोग, मतलब कि वैज्ञानिक रिपोर्ट है, कैल्शियम की कमी से हार्ट अटैक नहीं आया, मैग्नीशियम की कमी से हार्ट अटैक आया। कैल्शियम की कमी से और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन ये बड़े खतरनाक हैं। इसलिए मैग्नीशियम के बारे में विस्तार से जानिए, और तब आप किसी को एक कैल्शियम की टैबलेट खुद खाएंगे या किसी को प्रमोट करेंगे, तो आप सोचेंगे कि आप उनको 300 समाधान एक साथ दे रहे हैं, लेकिन एक टैबलेट से नहीं होगा। अगर आप 30 साल से ऊपर है, महिलाएं चाहे पुरुष, कम से कम गिरी भी हालत में कम से कम सुबह शाम कैल्शियम की टैबलेट जरूर खाइए। हम तो भाई अपने लिए पर डे 2 सुबह 2 शाम खाता हूं, क्योंकि हमारे लेवल पे हमें कहा जाता है भैया जिस लेवल पे हमें 1000-1200 mg हमें कैल्शियम चाहिए, अब मैग्नीशियम भी हम अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कहा गया कि अगर 300-400 तो नॉर्मल आदमी के लिए बोला गया, 300-400 mg मैग्नीशियम। अगर कोई बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत साइकिलिंग कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, तो उसको हो सकता है 600-700 mg चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो एक्सरसाइज करता है वो खत्म होता चला जाता है, उसका स्टोर खत्म होता चला जा रहा है। अगर ब्लड में कम होता है तो मांसपेशी खींच लेता है, और यहां तक बहुत चिंता करने से भी खत्म हो जाता है मैग्नीशियम। अगर आपको बहुत टेंशन है, तनाव है, तो समझ लीजिए कि केवल मैग्नीशियम की गोली ही समाधान है, उसी सब ठीक हो जाएगा। हम समझते हैं दोस्तों, इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि आज की रात आप मैग्नीशियम के बारे में सोचिए। मैग्नीशियम क्या क्या कर सकता है? मैग्नीशियम आपके हार्ट को बचाएगा, मैग्नीशियम आपको डायबिटीज से बचाएगा, मैग्नीशियम आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को बचाएगा, मैग्नीशियम आपके मूड को, आपके मूड स्विंग होने से बचाएगा, ब्रेन को सेफ रखेगा, मैग्नीशियम आपकी सारी मांसपेशियों को सही रखेगा, मैग्नीशियम आपको बहुत बड़ा काम करेगा, आपका सारा का सारा एंजाइम सही करेगा, मैग्नीशियम आपको स्टोन से बचाएगा। और क्या चाहिए आपको? और जो कुछ मन में आ रहा होगा सो कर सकता है मैग्नीशियम। आप अगर चाहते कि आप इन्फेक्शन से बचे रहे, आप चाहते कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, मैग्नीशियम का रोल है। 300 चीजें, और उसमें सर्वोपरि है 3 चीजें, अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट। अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट आपको डिटेल्स पढ़ना है तो ये किताब आप पढ़िएगा। इसमें मैग्नीशियम का चैप्टर मैंने किसी किताब में नहीं, मैग्नीशियम एक छोटा सा वर्णन कर देता है, इसमें मैग्नीशियम को विशेष महत्व दिया है, और सारा रिसर्च पेपर दिया हुआ कैसे कैसे ये मतलब रिसर्च में आया कि बहुत सारा परेशानी एक तरफ, और कैल्शियम मैग्नीशियम की गोली से पता चला कि लाखों की समस्या सॉल्व हो जा रही।
तो सैल्यूट करते हैं हम न्यूट्रलाइट कैलमैक-डी को, जिसमें मैग भी है, MAG, कैलमैक-डी। और अगर कैलमैक-डी नहीं खा रहे हैं तो अगर आप न्यूट्रलाइट डेली भी खा रहे हैं तो भक्ति सिखाई कि उसमें 100 mg मैग्नीशियम है। और अगर कोई व्यक्ति एक न्यूट्रलाइट डेली ले लेता है, न्यूट्रलाइट डेली, और 2 कैलमैक-डी ले लेता है, तो उसके पास निश्चित रूप से मतलब सामान्य आदमी के बराबर तो पूरा हो जाता है, क्योंकि खाने में कुछ न कुछ तो फिर भी कुछ मिल जाता होगा, एकदम जीरो तो नहीं होता होगा। और कुछ ज्यादा ही आप फैशनेबल व्यक्ति है तो बात अलग है, नहीं हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो हम तो सामान्य खाना खाते तो उसमें मिलता होगा। तो आज इतना ही। मैं चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम किसी दिन मैं डी के बारे में स्पेशल बात करूंगा, किसी दिन मैं मैग्नीज और जिंक के बारे में बात करूंगा। आज हम समझते समय काफी हो गया, आज इतना ही। बैक टू माय होस्ट उमेश जी। वाह सर, ग्रेट जी, क्या अद्भुत जानकारी सर आपने मैग्नीशियम के बारे में दी हम सभी को। मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया कि इतना कभी मैं मैग्नीशियम के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट्स मुझे पता थे, लेकिन आज मैग्नीशियम के बारे में आपने हर हार्ट से लेके ऐसी कोई बीमारी, जैसे आपने बताया कि 300 तरह की समस्याओं में काम करता है, तो बहुत अद्भुत जानकारी दिया सर। इसका हम लोग फायदा उठाएंगे और अपने नियर एंड डियर को भी इस बारे में बताएंगे और लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। ग्रेट सर। और मैं सभी लीडर्स को 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा सबको, और वो सभी लोग बता सकते हैं, अपना रिएक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैसा रहा सेशन। तो सभी को अनम्यूट कर दिया गया है सभी। जी बहुत जबरदस्त ग्रेट जानकारी। विदेश जी बहुत बढ़िया। जानकारी ठीक है, बहुत अच्छा लगा। कैल्शियम मैग्नीशियम का अद्भुत सेशन, बहुत बेस्ट जानकारी, बहुत बेस्ट जानकारी सर। ये तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि मैग्नीशियम इतना कारगर है। बहुत अच्छा सर, बहुत सर अद्भुत जो है। और हृदय जी ने भी आज बहुत तभी बात भी कर पाएंगे। जी जी और जी तभी भक्ति के साथ प्रमोट कर पाएंगे, तभी खाएंगे, नहीं तो सोचेंगे बस है कोई। ज्यादातर औरतों से जोड़ दिया, कैलमैक-डी महिला को देना है। बताइए, अजीब अजीब सिचुएशन है। तो हम समझते हैं यहीं पर बिल्कुल सर, यहाँ पे सेशन आज का खत्म करते हैं। और एक बार और अपने अनुभव को आपको जो फील हुआ होगा व्हाट्सएप पे लिखिएगा, ठीक है। विदेश जी बहुत ही गजब का सेशन था। विदेश जी तो बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विदेश जी ने बहुत जबरदस्त। अरे हमने क्या, हम तो लास्ट में एक एडवर्टीजमेंट किया, सारा कहानी तो वही चीज़ है। हम तो प्रचार तो आप उधर, हाँ उधर से आप बंद कर दिए।